बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद अहमद खर। अदबी ज़ौक़ में खुश आमदेद। हम 4 सबक पढ़ चुके हैं। तीसरे सबक के बाद नज़म लिखवाई गई थी और चौथे सबक के बाद गज़ल लिखने के लिए कहा गया था। कुछ दोस्त गज़ल नहीं लिख पाए, तो गज़ल का मुख्तसर तारफ़ देखते हैं और गज़ल की मश्क करने का तरीका देखते हैं। चलें शुरू करते हैं। गज़ल का मुख्तसर तारफ़ देखें। ये गमे दुनिया से गर पाई भी फुर्सत सर उठाने की, फलक का देखना तकरीब तेरे याद आने की। तो ये मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल है। तो इसमें पहला शेर जो है, इसमें उठाने आने ये काफ़िए हैं और की दोनों में है, दोनों में रदीफ़ भी मौजूद है। तो पहला शेर जिसमें काफ़िया और रदीफ़ दोनों मिसरों में मौजूद होता है, उसे हम मतला कहते हैं, गज़ल का मतला कहते हैं। और ऐसा शेर जिसमें शायर आखिरी शेर में जब अपना तखल्लुस लाता है, जैसे यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब ने अपना नाम शामिल किया है, तो इसे हम शेर का मक्ता कहते हैं। और ये चीज़ तो हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं कि गज़ल का हर शेर मुस्तकिल मज़मून का हामिल होता है और दो चीज़ें होनी चाहिए। एक ये कि मज़मून दोनों मिसरों में एक मज़मून हो और इस तरह से लाया जाए कि उनमें दोनों मिसरों में ख़ास रब्त महसूस हो, और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि जो मज़मून है वो एक शेर में पूरा मज़मून जो है वो इज़हार उसका पूरा हो। और इज़हार की कमज़ोरी किस तरह दूर की जा सकती है, ये चीज़ भी हमने पिछले सबक में पढ़ी है, वीडियो लेक्चर में समझी है। तो अभी मश्क का तरीका देखते हैं। गज़ल का मतला जिसमें दोनों मिसरों में काफ़िया रदीफ़ मौजूद हो, और मक्ता जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है आखिरी शेर। और गज़ल के अशार ज़्यादा से ज़्यादा कितने हों कोई हद मुकर्रर नहीं है, लेकिन आमतौर पर 11 अशार जो हैं वो पसंद किए जाते हैं और कम अज़ कम जो है वो 5 अशार होने चाहिए। और मतला जो है वो पहले कहना ज़रूरी नहीं है। मश्क का तरीका इस तरह से है कि मतला जो है वो ज़रा मुश्किल होता है, उसमें दोनों मिसरों में काफ़िया और दोनों मिसरों में रदीफ़ भी लाया जाता है, तो उसे निभाना ज़रा मुश्किल होता है और उस पर बाद में मेहनत की जा सकती है, अगरचे सबसे ज़्यादा मेहनत मतले ही पे करनी चाहिए। लेकिन इब्तदाई तौर पर नया शायर किस तरह से मश्क करे, तो उसकी तरतीब मैं आपको समझाता हूँ। तो जिस तरह के मैंने अपनी पहली मश्क जब की थी, तो मैंने शुरू किए थे एक मफ़ाइलुन पर बनाने। ये 4 मफ़ाइलुन बहरे हज़ज मुसम्मन सालम है, तो इसमें 4 बार मफ़ाइलुन दोहराया गया है, 1 2 3 4। तो मैंने एक मफ़ाइलुन को बनाना जो है वो सबसे पहले सीखा था, जैसे कहा मैंने, इसी तरह सुना उसने, रुको ठहरो। तो इस तरह से करके बनाए थे। और फिर पहला मिसरा बना था, कहा मैंने रुको ठहरो, अभी कुछ रात बाकी है, अभी कुछ रात बाकी है, घटा छाई है नैनों पर, अभी बरसात बाकी है। तो इस तरह से ये पहला शेर जो है मैंने वज़न में जो कहा। तो इस तरह से सबसे पहले आप इस यहाँ से शुरू करें कि एक मफ़ाइलुन को पूरा करने की कोशिश करें। आप एक मफ़ाइलुन पर बहुत से मिसरे छोटे छोटे बना लें, जैसे कहा मैंने, सुना उसने, नया बस्ता, मेरी गुड़िया। इस तरह से आप किसी भी मौजू पर सोचना शुरू करें, तो किसी मज़मून पर सोचना शुरू करें, उसके हवाले से जो चीज़ें आपके जहन में आती हैं उन्हें एक मफ़ाइलुन पर बनाना शुरू करें। फिर आप वो एक मफ़ाइलुन जो है उनको जोड़ के ये 2 आधा मिसरा हो जाएगा, 2 मफ़ाइलुन जोड़ेंगे। तो इसी तरह आप यहाँ तक ला सकते हैं, इसे 3 मफ़ाइलुन जोड़ के, 4 मफ़ाइलुन जोड़ के पूरा मिसरा बन सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपने सबसे पहले एक मिसरा जो मुकम्मल करना है रिदम बनाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब रिदम बन जाता है तो उसके बाद मिसरे जो हैं वो आसानी से बनने लगते हैं। अगर पहला मिसरा बनाने में कुछ परेशानी महसूस कर रहे हों, तो आप किसी कातर ही मिसरा भी ले सकते हैं। उस मिसरे पे आप थोड़ा उसे गुनगुनाएं, उससे पढ़ें। जिस तरह से अभी हमने जो गज़ल देखी गालिब की, वो भी इसी वज़न पे थी। और पिछले सबक में हमने अल्लामा इकबाल मरहूम का एक कलाम जो है वो इसी बहर पर देखा।
اور کسی دوست سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کوئی طرحی مصرع دے دے، میں اس پہ مشق کرنا چاہتا ہوں، تو پہلی دفعہ یہ آسانی رہتی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں ایک مصرع ہم نے یہاں پہ لکھا، تیری ہے آرزو دل میں مگر لب تک نہیں آتی، تو یہ ایک مصرع ہو گیا، تو اسے ہم گنگنا کے ردم بنا سکتے ہیں اور پھر اپنے مصرعے کہنا شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو اس طرح سے اسے بھی دیکھیں، نہیں نہیں جو پہلا ہجا ہے وہ ہجا کوتا ہے، نہیں کا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو اس طرح سے یہ اسی بہر پر ہے، اسے لایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کی جو سامنے آپ اس طرح سے بڑا بڑا لکھ لیں اس کے علامتی حروف جو ہیں الف دال دال دال، اور یہ دیکھتے جائیں کہ آپ کا جو الف پہ جو بھی ہجا آ رہا ہے، جو آواز آپ کے منہ سے برآمد ہو رہی ہے الف کے مقابلے میں، وہ ہجے کوتا ہے، ایک حرفی آواز ہونی چاہیے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کا کی کے گا گی گے ہیں، وہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہجے کوتاہ کے مقابل بھی لائے جا سکتے ہیں، ہجے بلند کے مقابل بھی لائے جا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ازبر ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر وہ مشق میں خلل نہیں آتا، آپ لگاتار اسے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی تکتی اس طرح سے سامنے لکھ کر بھی کی جا سکتی ہے، انگلیوں پر بھی کی جا سکتی ہے، جس طرح کہ آپ ایسے سامنے ایک ہاتھ رکھ لیں اور ایک انگلی کو آپ نے یہاں پہ دوہرا کر لیا ہے، یہ آپ سمجھیں ہجے کوتا ہے، مفعیلن مفعیلن، تو یہ ایک ہجے کوتا، اس کے بعد 3 ہجے بلند، جس طرح کہ یہ ہے مفعیلن، الف دال دال دال، یہ الف دال دال دال، ایک انگلی کو ہم نے ٹیڑھا کیا اس لیے کہ یہ ہجے کوتا کی نشاندہی ہمارے سامنے موجود رہے۔ تو اب اس پہ ہم مشق کر سکتے ہیں، کسی مصرعے کو پرکھ سکتے ہیں، جس طرح نہیں نہیں کا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو یہاں پہ دیکھیں جتنے اس میں ہجے کوتا آئے وہ اس کے مقابلے میں آئے، اور جتنے ہجے بلند آئے وہ یہاں پہ تقسیم ہوئے۔ جیسے دوسرا مصرع ہے تو شاہین ہے، اگر اسے لفظ پورا کیا جائے تو شاہین، شاہین پورا کیا جائے تو 3 ہجے برآمد ہوں گے، شاہین، لیکن تیسرا ہجا کوتا ہے جو یہاں پہ آ رہا ہے، تو اسے کیا کیا علامہ صاحب نے یہاں پہ نون کا نون غنہ بنایا، تو یہ 2 ہجے رہ گئے، شاہین، تو یہاں پہ ہے آ گیا۔ اور اگر پورا لفظ لائیں تو یہاں پہ ہجے کوتا آتا ہے، یا یوں لائیں تو ہے شاہین، اب نہ جو ہے شاہین کا وہ ہجے کوتا کے مقابل آ رہا ہے، لیکن بسیرا کی ب جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی، کیونکہ شاہین کے بعد لفظ ہے بسیرا کر، تو لفظ بسیرا کی ہجے کوتا جو ہے وہ یہاں پہ آئے گی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو وزن میں ہے مصرع، اس کا ایک لفظ یا ایک حرف بھی آگے پیچھے جب ہم کریں گے تو وہ وزن سے باہر ہو جائے گا، اس لیے ہمیں ہر ہجے کوتا اور ہجے بلند کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ نے فرض کریں ایک مصرع آپ نے تیار کر لیا، جس طرح میں نے یہ کیا کہ تیری ہے آرزو دل میں مگر لب تک نہیں آتی۔ اب اس میں آپ نے کسی ایک کو قافیہ منتخب کرنا ہے، اس کے بعد والے الفاظ جو ہیں وہ ردیف ہوں گے، تو یہاں سے کسی کو بھی کر سکتے ہیں، جتنی لمبی ردیف رکھیں گے اتنا مشکل بھی ہوگا اور ایک لحاظ سے آسان بھی ہوگا۔ مشکل اس لیے کہ اسے نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور چند ایک مضامین ہوتے ہیں جو وہاں پہ درست طور پہ بیٹھ سکتے ہیں، اور آسانی یہ ہوتی ہے کہ مضمون جو اس کے متعلق ہوتا ہے وہ مضمون جلد ذہن میں آ جاتا ہے، اس کے لیے مضمون کو تلاش کرنے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، آپ یہاں پہ مگر کو بھی بنا سکتے ہیں، مگر کے ساتھ ہم مزید قافیہ لا سکتے ہیں، اگر اور صرف گھر مر، تو اسی طرح آگے یہ جو ہے ردیف بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح لب کو اگر قافیہ بنائیں تو لب کے ساتھ کب، تب، جب، تو اس طرح سے الفاظ لائے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مگر لب یہاں پہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم عجب نہیں لا سکتے، کیونکہ عجب میں پہلے ہجے کوتا ہے تو وہ ہجے بلند کے مقابل میں نہ آ جائے، تو ہمیں ایسا چاہیے کہ جس سے پہلے بھی ہجے بلند ہو، یا وہ اکیلا ہجے بلند ہو تاکہ اس سے پہلے ہم کچھ بھی لکھ سکیں، جیسے لب، کب، تب، ایک ہجے بلند ہے، ایک دال کے برابر ہے، اس سے پہلے ہم مگر لا سکتے ہیں،
लफ्ज़ यहाँ पे नहीं ला सकते हैं, कभी ला सकते हैं, कुछ भी लफ्ज़ ला सकते हैं जो इन दोनों हिज्जों को कवर करता हो। तो इस तरह से हम लफ्ज़ लब को सामने रख कर इसे काफ़िया बनाकर इसके मुख्तलिफ़ मज़ामीन ला सकते हैं। और इसी तरह हम यहाँ तक को काफ़िया मानकर इसके साथ मुख्तलिफ़ इसके काफ़िए सोच कर हम मज़ामीन ला सकते हैं। लंबा जितना रदीफ़ लंबी होगी मज़मून तो जल्द जहन में आएगा, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एक लफ्ज़ जो है वो उसकी रियायत रखना पड़ती है। जैसे यहाँ पे देखें कि कब, यहाँ लब का हम लाए काफ़िया कब या जब, तो जब तक नहीं आती। अब यहाँ पे हर लफ्ज़ जो है वो अपना अपना एक तकाजा कर रहा है। तक ने अपने हिसाब रखा कि हमने एक किसी भी चीज़ की एक गायत बतानी है कि जब तक नहीं आती, नफ़ी का मज़मून होना चाहिए। आती, आती का मतलब है कि ये मुन्नस का सीगा है और इसका अपना माना भी और मुन्नस भी होनी चाहिए जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसी मुज़क्कर के बारे में आप नहीं कह सकते जब तक नहीं आती, तो यहाँ पे मुज़क्कर लाएंगे पीछे कोई मज़मून में ऐसा लफ्ज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मुन्नस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इसकी कायदें ये इसने बनाई हैं। तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं जब तक नहीं आती, तो देखें इसमें मज़मून हमारे जहन में आ गया कि नींद जब तक नहीं आती। अगर हम नींद के हवाले से बात कर लें तो हम यहाँ पे मज़मून ला सकते हैं कि हम तेरे ख्वाब जो हैं वो खुली आंखों से देखते हैं, हमें जब तक नींद नहीं आती। तो इसे हमने अब वज़न में करना है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। खुली आंखों से तकते हैं, देखते नहीं आ सकता क्योंकि देखते आएगा तो देख के यहाँ पे आ जाएगा। देखते आए तो फिर यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, देखते, ठीक है। तो यहाँ पे तेरे हम देखते हैं ख्वाब, ख्वाब इस तरह से हो सकता है। तेरे हम यहाँ पे आ गया, देखते हैं ख्वाब यहाँ पे आ गया। और अगर यहाँ पे शुरू करा तुम्हारे ख्वाब, यहाँ पे ख्वाब का बे आ गया तो यहाँ पे देखते नहीं आएगा, तकते लगा लेंगे, यानी उसका मुतरादिफ लगा लेंगे। तो कोई भी लफ्ज़ हो जो अल्फाज हमारे मज़मून में अहम हैं, हम उनके मुतरादिफ ढूंढ लेंगे। वो मैंने एक वेबसाइट बताई थी उर्दू INC, उर्दू इंक, उर्दू INC.com। तो उस पर आप लफ्ज़ डालें तो वो मुतरादफ़ात उसके बताता है। इसके अलावा भी मुतरादिफ ढूंढे जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर भी हैं और वेबसाइटें भी हैं जो बताती हैं। तो बहरहाल कोई भी लफ्ज़ है उसके मुतरादिफ हमारे काम आते हैं। जैसे यहाँ पे देखते का और वज़न है तेरे हम ख्वाब तकते हैं या तुम्हारे ख्वाब तकते हैं। तो यहाँ पे अगर आए तेरे हम देखते हैं तो फिर देखते यहाँ पे खे आएगा जो हिजक होता है। तो इस तरह से हम किसी भी लफ्ज़ को उसके अंदर शामिल करते हैं मिसरे के अंदर, तो उसके वज़न के हिसाब से अगर वो पूरा नहीं आ रहा तो हम उसका मुतबादल लाते हैं, उसका मुतरादिफ लाते हैं। तो मुतरादिफ़ात भी हमें लिख के पास रखने चाहिए। अब पहला मिसरा हो गया कि तुम्हारे ख्वाब तकते हैं खुली खुली आँखों से हम, जाना कर लें यहाँ पे, जाना। तुम्हारे ख्वाब तकते हैं खुली आंखों से हम, जाना। अब दूसरा इसका है कि हमें जब तक नींद नहीं आती हम तब तक तुम्हारे ख्वाब जो हैं वो खुली आंखों से देखते हैं। दूसरे मिसरे में हम शामिल करना है कि जब तक हमें नींद नहीं आती। तो यहाँ पे हम उसे दूसरे मिसरे में इसी तरह से शामिल कर सकते हैं। इस तरह से अगर तुम्हारे ख्वाब तकने को, अब नींद जो है, नींद का लफ्ज़ जो है वो यहाँ पे नहीं शुरू कर सकते हम, यहाँ पे नहीं ला सकते, यहाँ पे नहीं, बल्कि यहाँ पे लाएंगे नी द जो है हिजे कोता है, हिजे कोता इसमें 4 दफ़ा आ रहा है। तो ये जो है यहाँ से आगे हम नहीं शामिल कर सकते क्योंकि यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है काफ़िया शुरू हो जाता है जब तक नहीं आती। तो ये इतनी जगह जो है हमारे काफ़िया ने घेरी है, काफ़िया और रदीफ़ ने। तो इससे पीछे पीछे हम यहाँ पे नींद का लफ्ज़ शामिल कर सकते हैं। नींद की दाल जो है हिजक होता है, दाल यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि नींद दाल से पहले जो नी है वो भी हमने कहीं शामिल करना है। तो इससे इस पहली अलफ से पहले कोई हिजक बुलंद नहीं है, तो हमने लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर लाना है, लफ्ज़ नींद, और या यहाँ पे ला सकते हैं। तो इस हिसाब से हम इसकी मश्क करना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से यही तरीका है मश्क करने का। और जब हम शुरू कर लेते हैं, एक मिसरा कह लेते हैं, तो सबसे आसान तरीका फिर ये रह जाता है कि हम उसका एक रिदम बना लें, या इस तरह से कर लें। कोई गीत वगैरह आपको पसंद है, जैसे इसी पर है कि हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा,
जैसे ह मा रे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा। तो इसे आप गुनगुनाते हुए एक दो मिसरे गुनगुनाते हुए एक रिदम बना लें और उसके बाद अपने मिसरे कहने शुरू करें। तो दूसरी चीज़ जो मैंने अर्ज़ की कि रदीफ़ के हवाले से कि रदीफ़ अगर लंबी होगी तो मज़मून जल्द जहन में आएगा, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल होगा। तो अगर रदीफ़ मुख्तसर होगी तो मज़मून के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लाने के लिए, सोचने के लिए, लेकिन उससे रदीफ़ को निभाना मुश्किल नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि कब लब को भी बनाया जा सकता है, तक को बनाया जा सकता है। यहाँ पे दस्तक बेशक नहीं आती, दस्तक नहीं आती, बेशक नहीं आती। तो नहीं को भी बनाया जा सकता है, जैसे नहीं आती, कहीं आती, यहीं आती, इसी तरह से करीं आती। तो इस तरह से अल्फाज लाए जा सकते हैं। और बिल्कुल रदीफ़ को ख़त्म करके आखिरी लफ्ज़ को भी काफ़िया बनाया जा सकता है, जैसे आती, जाती, खाती। ठीक है, इस तरह से इसी के साथ हम काफ़िया ला सकते हैं, रदीफ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हम मश्क करते हैं, एक मिसरे में एक काफ़िया और बाकी अल्फाज रदीफ़ मुकर्रर करके काफ़िए और रदीफ़। काफ़िया हमने इकट्ठे कर लिए और एक एक काफ़िया उस रदीफ़ के साथ रख के हम पढ़ते जाएंगे और सोचते जाएंगे उस पर कि किस तरह से कौन सा मज़मून इस पर दुरुस्त बैठता है। जैसे तक के लिए दस्तक, हम दस्तक नहीं आती तो इसके लिए, या फिर बेशक नहीं आती, तो बेशक नहीं आती में हम मज़मून कुछ ला सकते हैं। इस तरह से ला सकते हैं कि भाई हम ज़िंदा तो बराए नाम हैं, अगरचे बेशक हमें मौत नहीं आती, या कोई इस तरह से कोई मज़मून सोचा जा सकता है। तो इस तरह से ये मश्क करने का तरीका है। और मश्क करने का तरीका जो है, इसमें समझाने की बातें ज़रा ज़्यादा थी, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद जो चीज़ें रह गई हैं वो फिर अर्ज़ कर दी जाएंगी।